और आज बात करेंगे कांग्रेस के उन दो हाथ की जो ईडी और दूसरे तरफ सत्याग्रह। दरअसल राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी और आज भी चौथे दिन राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी अफसरों से पूछे सवाल और राहुल से आज पहले राउंड में करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। ब्रेक के बाद फिर राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया गया। प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री गहलोत समेत दिग्गज नेताओं का प्रदर्शन नजर आया और मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र और बीजेपी पर हमला भी नजर आया। इसके बाद विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। जाहिर है, कहा जाएगा कि देश के अंदर हालात सही नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे। बड़ी खबर, कुछ देर पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच के मार्च की। उसी वक्त की तस्वीरें हैं जिसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और भी कई नेता, राजस्थान से कई नेता पहुंचे हैं इस सत्याग्रह में हिस्सा बनने के लिए और उस आवाज को बुलंद करने के लिए जिसमें यह कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और राहुल गांधी को राजनीतिक द्वेषता की मंशा के साथ टारगेट किया जा रहा है। विजय चौक से मेरे सहयोगी अश्विनी यादव जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरीके से सत्याग्रह किया गया, पैदल मार्च किया गया, कांग्रेस मन बना चुकी है कि जब तक ईडी की पूछताछ जारी रहेगी, पूरी कांग्रेस का एकजुटता के साथ विरोध भी जारी रहेगा, सड़कों पर संग्राम होगा, सियासी संग्राम होगा। निश्चित तौर पर विजेंद्र, अभी मैं पहले लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं, वेणुगोपाल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो अभी राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए हैं। हम राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर हैं। यस माथुर एक बार दिखाएंगे कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस के सभी नेता राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए हैं, जो कि 5 बजे का वक्त मिलने के लिए कांग्रेस के नेताओं को मिला था। कांग्रेस के नेता अग्निपथ स्कीम को लेकर, दिल्ली पुलिस के व्यवहार को लेकर, एआईसीसी में अंदर दिल्ली पुलिस के घुसने और दुर्व्यवहार करने और चुने हुए नेताओं यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी है उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत जो है वो लेकर राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। ठीक इससे पहले पार्लियामेंट से पैदल मार्च निकाला गया। इसमें अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वेणुगोपाल और कांग्रेस के जितने बड़े नेता यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत हैं उनके द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च को ठीक पहले दिल्ली पुलिस की ओर से वीर चौक से ठीक पहले रोक दिया गया। उसके बाद गाड़ियों में सवार होकर बाकी नेता पहुंचे। यहीं मुख्यमंत्री ने फर्स्ट इंडिया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि जो हो रहा है अग्निपथ योजना के नाम पर वो देश में गलत हो रहा है। किसी की सलाह नहीं ली गई, पुराने जो सेना के लोग हैं उनसे नहीं पूछा गया, विपक्ष के नेताओं से या दूसरी पार्टी के लोगों से नहीं पूछा गया और अचानक एक घोषणा कर दी गई कि अग्निपथ स्कीम होगी और 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती करेंगे। इसका अर्थ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बयान भाजपा के नेताओं का आया कि भाजपा के कार्यालय में जो गार्ड रखे जाएंगे वो अग्निवीर होंगे, तो क्या 4 साल के लिए गार्ड की तैयारी कराएंगे और गार्ड पैदा करेगी सेना, ऐसा कोई होगा? इस तरह कई सारे सवाल मुख्यमंत्री ने भी उठाए थे। यहाँ से मुलाकात जो है उसमें अलग अलग बिंदु, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3-4 जो बिंदु हैं वो लिख कर ले गए हैं कांग्रेस के नेता। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे ठीक पहले ये कहें कि 2 दिन पहले वो प्रेसिडेंट से मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति से जो मिलने जा रहा है प्रतिनिधिमंडल, उसमें कौन कौन से नेता मौजूद हैं? क्योंकि जाहिर है जितने भी वहां पहुंचे सभी थोड़ी ना अंदर गए होंगे। एक लिस्टिंग होगी जिसमें 10 या 11 नेता होंगे जो राष्ट्रपति से मिल रहे होंगे। अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे। एक संबोधन कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से हुआ और ये कहें कि लंबे वक्त के बाद जंतर मंतर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की भीड़ देखी गई।
उनके द्वारा कहा गया कि वो सत्याग्रह ही करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यहाँ पर अपील की थी कि देश भर में जिस तरह अचानक युवाओं को पता लगा अग्निपथ स्कीम का और वो अचानक कहीं आगजनी करने लगे, कहीं हिंसक हो गए, उसका विरोध था। ये अपील की गई कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो युवा नहीं करे, इस तरह की घटनाओं से युवा बचें, कोई भी हिंसक प्रदर्शन युवाओं की ओर से नहीं किया जाए। जी बिल्कुल अश्विनी, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। मसलन एआईसीसी के अंदर आकर नेताओं से दुर्व्यवहार करना, अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष से राय ना लेना, संसद में इसको लेकर बहस ना करना, इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बयान दिए उसको लेकर भी आपत्ति कांग्रेस अपनी दर्ज कराएगी। दरअसल अश्विनी जिस बयान का जिक्र कर रहे थे वो बयान है बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जिनसे जब पूछा गया कि 4 साल के बाद क्या करेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे लिए भी अगर मानिए बीजेपी ऑफिस के लिए गार्ड की जरूरत है तो हम भी प्रायोरिटी देंगे अग्निवीरों को। इस बयान के जरिए न सिर्फ इस पूरी स्कीम को कटघरे में खड़ा किया गया बल्कि विपक्ष को टारगेट करने का मौका भी दिया गया। मेरे सहयोगी अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, ईडी दफ्तर के अंदर राहुल गांधी से बातचीत होगी, लंच चल रहा है, लंच के बाद फिर मुलाकात होगी। मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इंटरनल थिंक टैंक ने मान लिया है कि जब तक ईडी दफ्तर में पेशी राहुल गांधी की होती रहेगी तब तक सड़कों पर कांग्रेस के नेता उतरते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, अपनी आवाज को उठाते रहेंगे? ये कांग्रेस में एकजुटता को लेकर मैसेज है या ज्यादा मंशा इस बात को लेकर है कि देश में वो मैसेज जाए कि देखिए विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता। दरअसल राहुल गांधी से चौथे दिन ईडी पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर यह पूछताछ हो रही है, जिसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को मिलाकर 70% से ज्यादा शेयर हैं। और दरअसल ये मामला शुरू हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी के उस आरोप के साथ, जिसमें कहा गया था कि यंग इंडिया के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति को हासिल करने की कोशिश की है। हालांकि जब यंग इंडिया का जिक्र आता है तो यंग इंडिया इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जिक्र कांग्रेस के नेता तमाम करते हैं। वो कहते हैं कि एक पैसा भी शेयर होल्डर्स अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किस तरीके से 2000 करोड़ रुपए अपने नाम किए, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा विपक्ष को परेशान करने की है, नेताओं को परेशान करने की, और जो भी सरकारी एजेंसीज हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है। कांग्रेस को आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि उनके दिल्ली दफ्तर के अंदर जो सांसद मौजूद थे, फिर चाहे वो लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, अलग अलग प्रदेशों के विधायक हो, पीसीसी चीफ हो, मंत्री हो, उनको पुलिस ने परेशान किया है और ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। इसके साथ कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी दफ्तर में भी अगर गार्ड लगाना होगा तो प्रायोरिटी अग्निवीरों को मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी अग्निवीरों को गार्ड बनाने के लिए तैयार कर रही है? क्या सेना अब गार्ड बनाने का काम करेगी? ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर और एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की अघोषित भूमिका में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ सभी की अगुवाई कर रहे हैं बल्कि प्रमुख रणनीतिकार में भी वो नजर आते हैं। हालांकि इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और भी नेता सत्याग्रह करते हुए नजर आए। और अब राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम, जिसमें कई बिंदु जिनको लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि कांग्रेस वो कौन कौन से मुद्दे जिस पर
सरकार का विरोध करती है। मसलन अग्निवीर योजना, इसको कांग्रेस सिरे से खारिज करती है और कहती है कि ना तो लोकसभा के अंदर इसको लेकर कोई बहस की गई, ना ही विपक्ष से कोई राय ली गई, और ये न सिर्फ युवाओं के साथ धोखा है बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता है। इसके अलावा जिस तरीके से माहौल पूरे देश में बन रहा है, उसको लेकर भी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे इतर एआईसीसी में जो कांग्रेस के नेताओं से पुलिस ने व्यवहार किया, उसको लेकर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, ये आरोप कांग्रेस के हैं, इसको लेकर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन की तरफ पहुंचा है। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया गया और ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब विजय चौक से तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स राष्ट्रपति भवन की तरफ चल रहे थे। राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, चौथे दिन लगातार बुलाया। 2 राउंड के अंदर हर दिन सवाल पूछे जा रहे हैं। आज पहले राउंड के अंदर 4 घंटे राहुल गांधी से सवाल पूछे गए। अभी उन्हें ब्रेक दिया गया और मुमकिन है कि जल्दी वो वापस ईडी के दफ्तर में होंगे। मेरे सहयोगी अश्विनी लगातार वहां से बने हुए हैं। अश्विनी, उस डेलीगेशन में कौन कौन है जो राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये कितने मिनट का कार्यक्रम है, क्योंकि एक निर्धारित समय होगा जो राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया होगा? देखिए विजेंद्र, 5 बजे का वक्त राष्ट्रपति की ओर से कांग्रेस के नेताओं को दिया गया था। इसमें पहले तो 5 नाम थे, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और दूसरे लोग थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत दूसरे नेता भी इस डेलीगेशन में शामिल हुए और अभी राष्ट्रपति भवन में गए हैं। ये कह सकते हैं कि मुलाकात हो रही है और जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट को उनके द्वारा एक पेन ड्राइव सौंपा गया था, इसमें वो सारे वीडियोज़ थे जो दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, एआईसीसी ऑफिस में घुसकर मारपीट की गई, वो सब उसमें था। साथ में एक नोट भी वो लेकर गए थे, हार्ड कॉपी, और वो इस प्रेसिडेंट को सौंपी गई थी, जिसमें सबसे गंभीर बात जो वो इस प्रेसिडेंट की ओर से ली गई थी वो ये थी कि बिना उनकी अनुमति के कितने सांसदों को थानों में डिटेन किया गया। ठीक इसी तरह की एक शिकायत लेकर राष्ट्रपति भवन गए हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि अग्निपथ का जो विरोध कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। अब जब पैदल मार्च किया गया तो अग्निपथ योजना के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन, ऐसा एक बैनर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी नेताओं द्वारा पकड़ा गया था। मेरी वरिष्ठ सहयोगी अदिति रागर मेरे साथ हैं। अदिति जी, ये जो पूरा अभी चल रहा है, राष्ट्रपति के पास ही लोग गए हैं, कांग्रेस एक मेमोरेंडम तो उनको दे देगी राष्ट्रपति को, आगे क्या इनका हो सकता है कि राष्ट्रपति किस तरह उसको लेंगे, क्या उसमें खामियां ढूंढ सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस सड़कों पे उतरी है, कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ता कभी जंतर मंतर पर हैं, कभी पद यात्रा पर हैं, कभी बयान दे रहे हैं, कभी तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसी बीच एक खबर निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान तैयार किया है कि अग्निपथ जैसी योजना का प्रचार प्रसार देश भर में करेगी। ठीक उसी समय जब जंतर मंतर पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज अग्निपथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उसी समय बीजेपी ने एक प्रचार प्रसार का एक अपना जो लेटर होता है वो रिलीज़ करा है और जेपी नड्डा ने ये कहा है कि तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ के युवाओं से संपर्क करें और युवाओं को बताएं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जिस तरफ विरोध हो रहा है, बीजेपी अपनी तैयारी उस तरीके से उस लाइन पर है कि वापस नहीं लेंगे। देखिए, अब क्योंकि हाल ही में फार्म लॉज आए थे और 1.5 साल उसी लाइन पर रहे कि हम वापस नहीं लेंगे, इसलिए अब ये कहे जाना मुश्किल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी जो लॉ लेकर आए हैं वो जहाँ तक है अपने निश्चित उस पर लेकर गए हैं उसको, चाहे वो कुछ भी रहा हो, 377 का जो सरप्राइज था या इससे लेकर तमाम बिल तमाम वो, लेकिन फार्म लॉज एक ऐसा एक एग्जाम्पल था जहाँ पर किसानों की वजह से प्रधानमंत्री को बैक स्टेप लेना पड़ा। अब ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और उसमें भी किसान जो किसान थे वो खुद के दम पर
पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती रही, आई गई, लेकिन किसान खुद 1.5 साल सड़क पे बैठे रहे, तब जाकर वापस लिया। अब युवा, एक बात है कि जब ये किसान कानून थे तो भाजपा ने ठीक ऐसा ही प्लान उसमें भी बनाया था। जिला मुख्यालय पर दिल्ली से केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया था कि वो पीसी करें, वो युवाओं से मुलाकात करें और इवन चौपाल करें और किसानों को जगाएं कि कितने फायदेमंद चीज़ है। उसके बावजूद उन्हें वापस होना। बिल्कुल अश्विनी, और 1.25 साल का जो समय है वो बहुत लंबा होता है। धूप, पानी, कोरोना, बरसात सब कुछ रहा जिसपे वो सड़कों पे बैठे रहे, और यही वजह थी कि पंजाब चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री को उसको वापस लेना पड़ा। बहुत बड़ा दिन था, गुरु पूरब वाला दिन था। उन्होंने कहा मैं अपनी बात नहीं समझा पाया, मैं वापस लेता हूँ। अब ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, जहाँ पर 2 करोड़ नौकरियों की हर साल बात कही गई थी। उसके बाद ऐसे समय जहां पर क्राइसिस है नौकरियों की, वहां पर 10 लाख नौकरियां अगले 1.5 साल में दी जानी है, वो भी आर्मी की भर्ती दी जानी है, बहुत लंबे समय से आर्मी। उस समय ये पैकेज आया, तो उम्मीद यही थी कि इस पैकेज के बाद एक डाइवर्ट जो है राहुल गांधी का जो ईडी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, उससे डाइवर्ट होगा। लेकिन कांग्रेस पहली बार इस मामले में खुशकिस्मत निकली कि जहां पे ये हो रहा था कि वो अपने गांधी परिवार के लिए सड़कों पे उतर सकती है, लेकिन जनहित के मुद्दों पे सड़कों पे नहीं उतर सकती, तो परोस कर उनके पास जनहित का मुद्दा आया है। अब सवाल ये है, अश्विनी, अदिति से एक और सवाल कीजिए अगर मुमकिन है। तो सवाल दरअसल ये कि इस मामले में और कृषि बिल के मामले में एक बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर यह है कि ये सेना से जुड़ा मामला है। कल तीनों अधिकारी मीडिया के सामने आए और बहुत क्लियर कट कहा गया कि अग्निवीर योजना वापस नहीं होगी, विड्रॉ नहीं होगी, और आज उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर इस योजना को विड्रॉ किया गया, पॉलिटिकली विड्रॉ किया गया, तो सवाल सेना पर भी उठेंगे, सेना की क्रेडिबिलिटी पर भी उठेंगे, क्योंकि कल अधिकारियों ने यह भी कहा था कि 2 साल की एक्सरसाइज के बाद इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से अदिति, सवाल ये है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ये कह दिया है कि ये योजना फ़ायदेमंद है, इवन नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और जो सेना है वो पॉलिटिकल नहीं है। वहाँ किसान थे, सरकार थी, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यह सेना सीधे तौर पर सामने आ गई है और ये कहा है कि ये जवानों के या युवाओं के या देशवासियों के, देश की सुरक्षा के हित में है, तो फिर क्या। और नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसी के अग्निपथ के माध्यम से ही सिर्फ सेना में भर्ती करें। अश्विनी, इसमें 2 बातें हैं। आप और मैं हम बात करते हैं, हम अपने आगे की जनरेशन की बात करते हैं। पहला मुद्दा कि जो आज वरिष्ठ, जैसे तीनों सेनाओं के लोगों ने कह दिया, लेकिन जितने भी वरिष्ठ और लोग बैठे हैं, या तो वो समझाएं, आए, चाहे चैनलों के माध्यम से, चाहे अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया पेजेस, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि ये है क्या, ये क्यों लागू किया गया और इससे क्या क्या फायदे होंगे, और 4 साल बाद उस व्यक्ति, उस इंसान, उस आदमी के पास क्या क्या विकल्प होंगे। आज मैं कहूं कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो आपको ही समझाना होगा कि आप किस चीज़ के डॉक्टर बनेंगे, कितने लंबे समय पढ़ाई करनी होगी, कितना पैसा लगेगा, और उसके बाद आपके पास क्या क्या विकल्प होंगे, एमडी आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही या तो वरिष्ठ स्तर पे बैठे हुए लोग ये बात कहें और समझाएं, ABCD, पहला। दूसरा कि अगर इसको पेंशन योजना वाली बात है कि पेंशन कम करने, तो फिर अभी जो एग्जिस्टिंग लोग जो इतने सालों से पेंशन ले रहे हैं, जो रिटायर हुए 10 साल 15 साल हो गए हैं, वो क्या अपनी पेंशन गिव अप कर सकते हैं? क्योंकि आप ये देखें, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पेंशन जो स्कीम है OPS, वो वापस लेकर आए, और उससे सारे कर्मचारियों के अंदर, और खास तौर पे वो कर्मचारी वोट बैंक था बीजेपी का, वो सडनली कर्मचारी वोट बैंक कांग्रेस की तरफ या अशोक गहलोत की तरफ आकर्षित हुआ। वजह कि वो लोगों को पेंशन जो उनकी है वो ठीक ठाक, बाद में जो भी उस स्कीम कहती है वो पेंशन मिलेगी, ओल्ड एज में उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी। तो जो आदमी अपना घर परिवार छोड़ के सरहद पे जाता है, सवाल ये है कि जो 17 साल की उम्र से अपना घर छोड़ के जाता है, जिसने बाहर की दुनिया देखी भी नहीं है, वो केवल उसी तरह से ट्रेंड होता है देश के सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, जिसका परिवार बस अलग पल रहा है। तो क्या उसके लिए ओल्ड एज के लिए पेंशन जरूरी है या नहीं, ये बहस का मुद्दा है। आप और हम तय नहीं कर सकते कि सही है या गलत है, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसको सही बता रही है और अगर ये वास्तविकता में सही है, तो जो वो लोग जो आज पेंशन ले रहे हैं, जो वरिष्ठ स्तर पर हैं, क्या वो अपने बच्चों को इस स्कीम में भेजना चाहेंगे? और अगर भेजना चाहेंगे तो इसके क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और अगर इसकी अच्छाइयाँ नहीं है तो क्या क्या बुराइयाँ हैं। ये ठीक उसी तरह है कि आप अपने देश के युवाओं के साथ
जैसे सरहद पे आप लड़ाई करते हैं अपने देश के युवाओं के लिए, सरहद के अंदर लड़ाई करें कि उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कांग्रेस भी इसी का फायदा उठा रही है। कांग्रेस करीब 11 अमेंडमेंट इसमें योजना की घोषणा के बाद कर दी कि हम ऐसा करेंगे, और कांग्रेस भी यही कह रही है कि आप बहस करते, आप बात करते और उसके बाद आप कोई छोटा प्लान, पायलट प्रोजेक्ट लाते और उसके बाद आप शुरू करते। इसका लाभ भी कांग्रेस को कहीं मिल रहा है, क्योंकि युवा जो है वो कांग्रेस की बात पहली बार शायद इन घटनाओं में जल्दी समझ रहा है और भाजपा के नहीं समझ पा रहा है। देखिए, शिवसेना है, कांग्रेस है, युवा उनसे जुड़ रहा है, शिवसेना से खासतौर पे। आज कांग्रेस कहीं भी नहीं है युवाओं को अपने साथ जोड़ने में, जबकि राहुल गांधी जो हैं वो युवा एक चेहरा है। तो सवाल बस यही है, समझाने की बात है, क्या ये है केंद्र सरकार या ये भाजपा है और ये है कांग्रेस, शिवसेना, अलग अलग पार्टियां। कौन कामयाब होता है युवाओं को ये समझाने के लिए कि आपके आने वाला भविष्य का हित क्या है। और अगर हम सरकार में आते, क्योंकि अल्टीमेटली हर पॉलिटिकल पार्टी का हित ये है कि हमारे साथ जुड़ो, हमें सत्ता में लेकर आओ, फिर वो क्या करते हैं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये पूरा राजनीतिकरण है, पूरा पॉलिटिकल वो है, इसमें केवल और केवल युवाओं के हित। देखिए, अगर ये अच्छी भी है तो युवा जल्द से जल्द इसकी तैयारी करें, इसमें भर्ती ले और काम आगे करें। ये सड़कों पे उतरना, ट्रैक्स पर उतरना, ट्रेन जलाना, ट्रेन की बोगी रोकना, ये सब हमारे युवाओं का भविष्य नहीं है। तो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो, देश की कोई भी पार्टी हो, सवाल ये उठता है कि युवा को, यूथ को ये बताएं कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका राजनीतिकरण तो हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा तो मिल जाएगा। कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी एक बार फिर खड़ी होने वाली उसमें स्थिति में आ जाएगी। लेकिन आखिरकार वो 4 साल और उसके पहले का जो ये सड़क पे उतरने का युवा, जिस समय उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने जाना चाहिए, ट्रेनिंग लेने जाना चाहिए, उस समय वो अपने लिए संघर्ष कर रहा है। निश्चित रूप पे इम्पोर्टेंट जो बात है विजेंद्र, कि इसमें सबसे ज़्यादा युवा का भविष्य है, देश की सुरक्षा है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट का मामला है कि अगले चुनाव में युवा किस तरफ होंगे, ये एक बड़ा इसके साथ अगर मुमकिन है तो ये भी सवाल उनसे कीजिए, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी को लेकर सड़कों पर थे, लगे हाथ अग्निवीरों को लेकर भी सड़कों पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता उतर आए। मेरा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को आज के बाद अगर ईडी नहीं बुलाती, एक बार के लिए मान लिया जाए, तो क्या कांग्रेस अग्निवीरों को लेकर सड़कों पर यूं ही चलेगी? इतने ही बड़े नेता चलेंगे, इतनी ही एकजुटता के साथ चलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस के लिए अपनी ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ गांधी परिवार के लिए सड़कों पर नहीं उतर रही, युवाओं के लिए उतर रही है। अदिति से भी मैं शामिल कर लेता हूँ। क्या कल ईडी नहीं बुलाती है राहुल गांधी को? एक तरह माना जाए कि राहुल गांधी ने अपने जवाब दे चुके हैं और अब आगे नहीं पता कि ईडी बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। तो अग्निपथ एक स्कीम बचती है अकेले, जिसके खिलाफ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए या हो रही है अभी वर्तमान में, तो क्या इतना ही विरोध बरकरार रहेगा? देखिए, दरअसल होता क्या है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये 2 बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के पास जो पद पर हैं, और वो जब किसी और स्टेट से दिल्ली में आते हैं तो एक माहौल बनता है। फिर क्या होता है कि जयराम रमेश, हालांकि अब वो मीडिया इंचार्ज है तो वो अक्सर चेहरा उनका दिखेगा, लेकिन सलमान खुर्शीद हुए, ऐसे चेहरे जो अक्सर पार्टी कार्य में नहीं दिखते, वो दिखने लगे। सवाल ये है कि अगर आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायपुर वापस चले जाते हैं, तो ये मोमेंटम क्रिएट हो पाएगा क्या? दिल्ली के नेता खुद ये मोमेंटम क्रिएट रख पाएंगे? रोज सुबह 8 बजे जंतर मंतर पहुंच पाएंगे क्या? AICC कार्यालय में इस तरह का माहौल रहेगा? क्योंकि राजस्थान के कार्यकर्ता नहीं आएंगे, रायपुर के कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं, मध्य प्रदेश और दूसरे दिल्ली के ही कार्यकर्ताओं को करना होगा। तो शुरुआती के 2 दिन बिना IYC के, ना NSUI के कोई कार्यकर्ता इस तरीके से जमीन पे नहीं दिखे। और ये एग्जाम्पल दिखता है कि जब सबसे पहले राहुल गांधी को लेकर जब प्रदर्शन शुरू किए गए तो दिल्ली के बहुत ज्यादा कार्यकर्ता साथ नहीं थे। 3 दिन तक जो मूवमेंट चला वो उस तरह का नहीं था जो अग्निपथ योजना के आने के बाद मूवमेंट चला, और आज जंतर मंतर पे भीड़ थी, लेकिन उसके बाद कल भीड़ छूटे या नहीं छूटे, ये बड़ा था। बिल्कुल प्रेरणा लेनी होगी किस तरह से, जब किसान को ये लगा कि हम किसी बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में नहीं जाना चाहते, हमारा तमाम जो उनको लगी चीज़ें, और वो सड़कों पे बैठ गए, सब कुछ भूल के उनका पूरा परिवार चाहे रोटेशन पे बैठा, किसी भी तरह बैठा साथ। कांग्रेस अगर चाहती है कि इसकी ये बची कुची पार्टी खत्म ना हो, तो चाहे रोटेशन पे बैठे, चाहे ज़मीन पे बैठे, घर छोड़ के सड़क पे बैठना होगा। तभी देश का युवा जो आज शिवसेना को अपना ज़्यादा मान के कांग्रेस को नहीं मान रहा, वो मानने लगेगा। आपको संघर्ष के लिए अपना घर, कंफर्ट, AC,
सब चीज कारें छोड़कर इसी तरह सड़क पर तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक आप किसी एक वर्ग को न्याय न दिला सकें, आप अपना कनेक्शन क्योंकि आप कनेक्शन खत्म कर चुके हैं। जो आप जन जागरण की बात कर रहे थे वो जन जागरण यहाँ से शुरू होता है, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन अब ये हाँ हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में ये माहौल बनाए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां बनाए, या जो अपोजिशन में लोग हैं दूसरे राज्यों में वो वहां अपने अपने राज्यों में बनाए, और दिल्ली का अलग माहौल। अगर देश भर में इस तरह का माहौल बनेगा तो कांग्रेस कर पाएगी, लेकिन ये मोमेंटम नजर नहीं आ रहा कि ऐसा ये कांग्रेस में नजर नहीं आया। उससे पहले भी राहुल गांधी का जब ईडी गए और पैदल मार्च हुआ उसमें नहीं दिखा। जो किसानों ने किया वो दिल्ली के 4 रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए, चारों रास्तों पर तब तक बैठे रहे जब तक कि घोषणा नहीं होगी कि हम बिल वापस लेते हैं। लेकिन कांग्रेस में जब राहुल गांधी ईडी में जा बैठे, जब मुख्यमंत्री खुद डिटेन हो गए, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री डिटेन हो गए, बाकी जो कांग्रेस के एआईसीसी के महासचिव, इवन संगठन महासचिव से मारपीट हुई और रात तक उनको नहीं छोड़ा गया, तब भी दिल्ली के कांग्रेस से निकलकर थाने तक नहीं पहुंचे। देखिए, दरअसल एनर्जी की कमी है, युवाओं की कमी है। जाहिर तौर पे जो वरिष्ठ लोग हैं वो इस तरह से सड़कों पे हर बार नहीं रह सकते। 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, उम्र का तकाजा होता है, 10 काम होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 दिन दिल्ली रहे तो सवाल उठने लगे कि राजस्थान कौन संभाल रहा है। ऐसे में आपको चाहिए ग्राउंड पे फोर्स, जो आपने पिछले 5 साल में नहीं बनाई, क्योंकि 5 साल आप यही सोचते रहे कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर राहुल गांधी बन चुके होते तो वो अपनी एक टीम खड़ी कर चुके होते, अपने कार्यकर्ता, अपनी फोर्स खड़ी कर चुके होते और वो फोर्स अपने नेता के लिए लड़ता। लेकिन पिछले 3 साल से जब से उन्होंने पद छोड़ा है, हम केवल यही सुन रहे हैं कि आज बन सकते हैं, अब नहीं बनेंगे, अब बन जाएंगे, अब उनको मनाया जाएगा। 4 CWC की बैठक केवल इसलिए हुई कि राहुल गांधी शायद मान जाए, राहुल गांधी को प्लीड किया जाए। उदयपुर में इतनी बड़ी कार्य हुई, उसमें केवल यही था कि राहुल गांधी के तैयार हो गए। तो जो समय ग्राउंड पे फोर्स तैयार करने का था, जो आज पावर भाजपा के पास है, भाजपा में एक दिन जेपी नड्डा या अमित शाह किसी जगह जाते हैं, वो आ जाते हैं, काम फिर फोर्स, जिसे पन्ना प्रमुख की भाषा कही जाती है, जिसे कार्यकर्ता, बूथ स्तर, बूथ मैनेजमेंट, तमाम डेफिनेशन दी जाती है, वो आज कांग्रेस के पास नहीं है। तो वो नहीं किया कि समय रहते नहीं जब किया। भीड़ जुटने लगी है तो चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अदिति, आपका भी शुक्रिया। लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर की, विजय चौक से पहले की, क्योंकि जो डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा था वो अब राष्ट्रपति से मिलकर बाहर आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, गृह मंत्री रह चुके कांग्रेस के दौर में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम साहब हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया OSD लोकेश शर्मा हैं, और भी कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं। उम्मीद करेंगे कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई और राष्ट्रपति की तरफ से क्या आश्वासन उनको दिया गया है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे राष्ट्रपति भवन और विजय चौक के बीच की। यकीनन मीडिया से बातचीत होगी, बताया जाएगा कि जो बातचीत राष्ट्रपति के साथ हुई वो क्या हुई, क्या आश्वासन मिले हैं। इस दौरान महासचिव जयराम रमेश भी हैं जो मुलाकात करके आए हैं। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर की और विजय चौक से पहले की। राष्ट्रपति जी से मिले और हमने 2 मेमोरेंडम उनको पेश किया। एक इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में जो अग्निपथ की योजना है और वो किस तरीके से गलत तरीके से बनाया गया है और जिसका फायदा किसी युवक को भी होने वाला नहीं, देश को भी होने वाला नहीं, और डिफेंस के लिए भी कोई उसकी यानी फायदा नहीं है। तो इसके बारे में हमने एक मेमोरेंडम पेश किया। और दूसरा जो 13, 14, 15 3 दिन जो लगातार हमारे पीसफुल सत्याग्रह था, जो कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, गांधी जी के मार्ग पर हमने सत्याग्रह करके हमारे नेता को जो ईडी में एक फॉल्स केस में इन्वॉल्व करके उनको यहाँ पर ले जाया गया और इंट्रोगेशन वो भी
रात के 11 तक 12 तक 5-5 घंटे, और अब 3 दिन, आज फिर चौथा दिन, ये जो हरासमेंट की नीति चल रही है और कांग्रेस पार्टी को जो कुचलने की नीति चल रही है और हमको डराने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आंदोलन, पीसफुल आंदोलन किया, जिसमें हमारे सभी सीनियर लीडर थे और जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी थे, सीनियर लीडर अशोक गहलोत जी, बघेल साहब और चिदम्बरम साहब थे, अधीर रंजन चौधरी साहब और वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश, ऐसे सभी नेता लोग थे। मैं अब सबका नाम लेने में वक्त नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उस सत्याग्रह में शामिल थे, लेकिन उनको सताया गया। उनको 12-12 घंटे तक हमारे नेताओं को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे अलग अलग जगह के रख कर कानून के खिलाफ, और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है किसी व्यक्ति को बगैर आप उसके ऊपर केस करें या बगैर कोई नोटिस दिए उसको 12 घंटे 14 घंटे आप डिटेन नहीं कर सकते। अगर किसी को डिटेन करना है तो उसका कारण भी देना चाहिए, और 1 घंटे 2 घंटे में स्पीकर को इत्तला देना, अगर पार्लियामेंट के मेंबर है, लोकसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू जी, अगर राज्यसभा के मेंबर को आप डिटेन करते हैं तो इत्तला है, ये कुछ नहीं हुआ। तो हमारे एक तरफ हकूक का हनन हुआ है और दूसरी तरफ आप जो आर्म्ड फोर्सेस में युवकों को कम से कम 46,000 लोगों को उन्होंने एक ट्रेनिंग देने का जो वायदा किया, वो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन युवकों को कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। 4 साल में कोई परफेक्ट ट्रेनिंग भी नहीं होगा और 4 साल के अंदर वो घर को भी आएगा तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। और वो मेरे को कभी कभी मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं भी ये पार्लियामेंट्री जीवन में MLA MP इसमें 51 साल गुजार रहा हूँ, ये 51 ईयर्स चल रहा मेरा। ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कोई स्कीम मैंने सुना भी नहीं। क्या स्कीम है कि इसमें जो स्किल डेवलपमेंट, ट्रेंड होने के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा। बीजेपी का नेता कहता है कि मेरे दफ्तर में मिलेगी, कोई ऑफिस में, दफ्तर वही ऑफिस में मिलेगा। कोई कहता है कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा। कोई बीजेपी का नेता कहता है कि चौकीदार की नौकरी मेरे दफ्तर में मिलेगी, कोई ऑफिस में, दफ्तर वही ऑफिस में मिलेगा। कोई कहता है, खैर पहले तो प्राइम मिनिस्टर पकोड़े की बात करते थे, वो पकोड़ा इस वक्त नहीं आया, तो कोई बार बार का बोलते हैं, किसी और चीज का कहते हैं। तो इसीलिए हम ये सब चीजें, इससे लोग भी हंस रहे हैं। युवा तो आप तो देख रहे हैं कि बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान, हर जगह युवक रास्ते पे उतरे। इसीलिए उनका भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है और बगैर किसी को पूछे सरकार ये योजना लाई है। हम ये चाहते हैं और हम प्रेसिडेंट से भी विनती की है कि इसका डिस्कशन नहीं हुआ, ये डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी में भी नहीं आया, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आया, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें नहीं, और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवाओं को हो रहा है। सदन में लाए, हाँ सदन में, कई सदन में भी नहीं लाए। तो ये हमारी चीजें उनके सामने रखे और उसी के साथ साथ जो हमारे हकूक हनन हुआ है, जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको जो कुछ भी हक मिलते हैं सुरक्षा, वो सभी का आज उन्होंने हनन किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक्शन हो। हमारे प्रिविलेज का भी वहाँ पर प्रिविलेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्दी से जल्दी, जो पुलिस, दिल्ली पुलिस हो या कोई पुलिस जिन्होंने ये सब कुछ किया, हमारे MPs को मारा,
हमारे लेडी एमपीज को उन्होंने मारकर अभी हॉस्पिटल में है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति ये सब हमें नोटिस में संज्ञान में लेकर वो सरकार को बताए कि ये योजना ठीक नहीं है और जो भी एट्रॉसिटीज हमारे लोगों के ऊपर किए गए हैं उन पुलिस के ऊपर भी एक्शन ले, ये हमने कह के आए हैं। Let me summarize very briefly. We have given to the President of India 2 memoranda. The first relates to the ill-conceived, misguided Agnipath scheme. As you all are aware, youth are on the streets protesting and revolting against the scheme. The scheme is a completely ill-conceived scheme. None of the arguments put forward are justified. Every one of them has been blown to pieces. And every day the government comes back with some change or some concession and calls it a pre-planned change. If it's a pre-planned change, why did you not announce it in the original scheme? It is with a sure knowledge that after 4 years, he will be jobless. What kind of a soldier will he be? What kind of a commitment will he be? We have explained all this in a press conference last week, and we have set it out in our memorandum, and we have requested the President, as the Supreme Commander of the Armed Forces, to protect the Constitution, protect the security and defense of this country, protect the traditions and ethos of the Army, Navy and Air Force, and to ensure that those who offer to join the defense forces are not left high and dry after 4 years. The second memorandum is about the police excesses on congressmen entering the Congress office, pulling out people, assaulting them, manhandling them, injuring them. There was absolutely no justification. We were staging a peaceful satyagraha. We had no stones in our hand. We had no lathi. We were not indulging in stone pelting. We were simply raising slogans and showing our solidarity with our leader. MPs and others have been assaulted, manhandled. There's an MP as we speak today. There's an MP, a lady MP in Ram Manohar Lohia Hospital, whose clothes were torn and she was manhandled. And every one of them was taken 40 kilometers, 50 kilometers without an order. If you detain an MP, if you detain any citizen, you have to serve an order of detention or an order of arrest. No order of detention, no order of arrest was served on anyone. You cannot detain any citizen of India for 12 hours, 10 hours, and then let him go. This is a clear breach of privilege, a violation of Article 19, a violation of Article 21,